नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस बार तंबाकू निषेध दिवस एक नए संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। थीम है कमिट टू क्वाइट, सीधे सीधे मतलब छोड़ने के लिए संकल्पित हो जाइए। क्यों? क्योंकि कोरोना की महामारी में जो सबसे ज़्यादा चपेट में लोग आए हैं वो वे हैं जो तंबाकू का सेवन करते थे। ये एक ऐसा काल है जब हमें और आपको अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सजग होना पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ में हैं जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. मेहरोत्रा। डॉक्टर ए.के. मेहरोत्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल हम आपसे यही केवल जानेंगे कि तंबाकू निषेध दिवस एक लंबे समय से मनाया जा रहा है, क्या कुछ जागरूकता समाज में आई है? क्या तंबाकू सेवन कुछ कम हुआ है? हम इसके बारे में जरा जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको वर्मा जी बताना चाहता हूँ कि WHO ने 1987 में जी सबसे पहली बार ये तंबाकू के होने वाले नुकसान के प्रति पब्लिक को जागरूक करने के लिए ये 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। और तब से अब तक हम प्रतिवर्ष इसको बराबर पब्लिक को जागरूक करने के लिए मनाते चले आ रहे हैं, गोष्ठियों के रूप में और तमाम उपाय कर रहे हैं। लेकिन इससे अभी तक जैसा कि हमने पाया है कि कोई बहुत ज्यादा लाभ या पब्लिक को जागरूकता नहीं पैदा हो रही है। बनस्पत हर वर्ष प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि तंबाकू का उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तंबाकू हमारे समाज को खोखला कर रही है। तंबाकू के रूप में, सिगरेट के रूप में तंबाकू का चलन दिन पर दिन बढ़ रहा है और यहाँ तक तो ये पाने लगा है कि जो आज से 10 साल पहले लड़कियों में जब चलन नहीं था सिगरेट पीने का, तो आज सिगरेट लड़कियों में भी बहुत पीना आम बात हो गई है। तो ये सब चीजें बड़ी सोचने की हैं कि क्या हम लोग जो 31 मई को तंबाकू दिवस मनाते हैं वो सिर्फ क्या 31 मई के लिए ही होता है? बाकी वर्ष भर हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि ये जो तंबाकू का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और समाज में उसके जो बीमारियां पैदा होती जा रही हैं उसके ऊपर भी कुछ रोक लगाया जा सके। ये बताइए, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लड़कियां हैं वो भी अब सिगरेट का सेवन करने लगी हैं, धूम्रपान करने लगी हैं। ये क्या कारण है? ये घटने के बजाय बढ़ रहा है, जबकि तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं, गुटखे पर बैन लगा दिया गया है, दाम बढ़ा दिए गए हैं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ये बढ़ता ही जा रहा है। और आपने बहुत ही चिंताजनक बात बताई कि लड़कियों में भी ये जो है आदत बढ़ती चली जा रही। क्या कारण है इसका? देखिए, हम लोग जो है का जो रहन सहन है और जो दिनचर्या है वो वेस्टर्नाइज होती चली जा रही है दिन पे दिन, और हम लोग उसको अपना एक उस सोच को, जो वेस्टर्नाइज सोच है, उसको हम प्रगतिशील सोच की तरह समझते हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पब में डांस और पार्टियों का जो प्रचलन था, जिसमें कि शराब और सिगरेट का चलन एक बहुत आम बात हुआ करती थी, आज वही चलन हमारे यहाँ भी सभ्यता के जो आधुनिक सभ्यता के रूप में पांव पसारता जा रहा है। और ये पार्टियां दिन पे दिन हम नवयुवकों में बहुत आम होती जा रही हैं और ये लड़कियों में चलन इसी का देन है। दूसरा, अब आजकल की जो लड़कियां हैं वो बाहर निकल के ऑफिसों में काम करने लगी हैं। ऑफिस में भी जब बैठते हैं आपस में, उनके मित्र जो आपस में, जैसे पुरुषों के मित्र आपस में बैठते सिगरेटों का आदान प्रदान करते थे, अब वो आदान प्रदान एक लड़कियों मित्र के बीच में भी कॉमन होता चला जा रहा है। इसलिए अब वो
सिगरेट या स्मोकिंग का जो भी आदान प्रदान जो आपस में सिर्फ पुरुष और पुरुषों के बीच में होता था, वो अब उसी तरीके का आदान प्रदान पुरुष और महिलाओं के बीच में भी होने लगा है। ये बात मैं एक ये भी जानना चाहता हूं कि कोरोना में जो तंबाकू सेवन के लोग हैं, कहते हैं कि चूंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है इसलिए वो सबसे ज्यादा चपेट में आए, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। कोरोना होता ही उन्हीं लोगों में है ज्यादा जिनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है। और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जब भी कम होगी जब उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की बीमारी होगी। और खास तौर से कोरोना में वो लोग ज्यादा चपेट में आए हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी डायबिटीज के रूप में, फेफड़ों की बीमारी के रूप में या हार्ट की बीमारी के रूप में होती। और ये जो स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली जो लोग सिगरेट का सेवन करते रहे हैं, उस रिसर्च में पाया गया है कि उन लोगों में 40 से 50% कोरोना अधिक पाया गया है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कोरोना के दूसरे मरीज से माने खाली जिनको दांत का कोई ना कोई रोग था, क्या वो भी इसकी चपेट में आए? डॉक्टर साहब से थोड़ा मेरा संपर्क जो रहा सा टूट गया है। हम अभी एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं बात करने के लिए। हम तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। से लेकर रात तक आपकी फैमिली एंजॉय ही करती रहती है। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे आप सोनी के स्पोर्ट्स चैनल नहीं देखते? नहीं मतलब WWE का रॉ और स्मैकडाउन, यूरो 2020, कोपा, इंडिया के सारे क्रिकेट टूर्स, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और ऊपर से ओलंपिक गेम्स भी। अरे भाई साल भर यहाँ पे धमाकेदार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चलता है। इससे ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सही बात की कि जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे वो 50% तक संक्रमित हुए। क्या वो लोग भी संक्रमित हुए हैं जो तंबाकू का सेवन नहीं करते थे लेकिन दांत के किन्हीं न किन्हीं रोगों से परेशान थे? क्या ऐसा भी हुआ? मैं बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि दांत के रोग से जो लोग पीड़ित रहे हैं उनमें भी जो शारीरिक वो इनडायरेक्ट रूप में वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। क्योंकि जब दांत स्वस्थ नहीं होंगे, आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, जब खाना आपको ठीक से नहीं मिलेगा तो आपके शरीर की जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। और जो आप अब इस समय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी, जिंक और ये तमाम गोलियों के रूप में ले रहे हैं, वो चीजें आपको नेचुरल सोर्स के रूप में खाने में पहुंचना चाहिए। वो जब नहीं पहुंच रहा है तो आप वही दवाइयां अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गोलियां और दवाइयों के रूप में ले रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अपने दांत को स्वस्थ नहीं रखेंगे, मुंह को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो सीधे सीधे आपको कम हो रही है। तो अगर जैसा आपने कहा कि ये दांतों को हम साफ नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो ऐसे कोरोना काल में अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कभी चेस्ट के लिए आया कि आप भाप ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए। क्या दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, दांतों की सफाई सिर्फ कोरोना काल के लिए ही विशेष तौर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जी। दांतों की सफाई तो नियमित रूप से ही आपको ठीक से रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो रोज आपके दांतों को सफाई भी करनी है। अगर आप रोज दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो आपको बच्चे चले लंबे समय पे जाके वो दांत आपके संग आपको नहीं चलेंगे और कोई ना कोई बीमारी के रूप में आपके सामने आएंगे। और आपके जैसे जैसे दांत गिरते जाएंगे आपके खाने की क्षमता कम होती जाएगी। और खाने की क्षमता कम होने के साथ साथ जो शरीर में आपको खाने की जो चीजें चाहिए, आवश्यक शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति चाहिए, वो नहीं मिलेंगी तो आपका शरीर भी कमजोर होता चला जाएगा और आप बीमारियों से धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे।
डॉक्टर साहब एक ये भी आया है कि लोग कहते हैं हम कम सिगरेट पीते हैं, हम लाइट सिगरेट पीते हैं, हम ई सिगरेट पीते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसी धारणा है। देखिए ये तो सिर्फ मन बहलाने की बात है। और जैसे कि शराब पीने वाला कहता है कि हमें तो वो खुशी है तो भी उसको शराब चाहिए अपनी खुशी मनाने के लिए, अगर गम में है तो वो गम मिटाने के लिए भी शराब चाहिए। तो कोई शराब जो है वो किसी चीज का उपाय नहीं है। इसी तरीके से सिगरेट लोग पीते हैं कि भाई मेरा काम ऐसा है कि टेंशन बहुत रहता है इसलिए मुझे सिगरेट पीना पड़ती है, मुझे रात को जगना पड़ता है इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ। तो ये सब चीजें आपको अपना मन बहलाने के लिए या दूसरे का मन बहलाने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं है। सिगरेट के अंदर जो तंबाकू के अंदर जो एक निकोटीन पदार्थ है उससे एडिक्शन पैदा होता है और वो जब वो जलता है तो उसके अंदर से डोपामीन शरीर में बनती है जो आपके शरीर के अंदर आपको स्फूर्ति पैदा करती है, आनंद का एहसास करती है, इसलिए आप बार बार उस चीज का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये कोई सब चीजें मिथ्या है कि साहब हम ये करते हैं तो सिगरेट इसलिए पी रहे हैं, हम सिगरेट उसलिए पी रहे हैं, ये हमारा लाभ कर रहा है, तो ये सिर्फ मन बहलाने की बात। एक सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसका जो धुआं निकलता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी उतना ही इफेक्ट करता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ये, क्योंकि ये WHO ने पाया है कि आज 80 लाख लोग जो हैं वो हमारे धूम्रपान की वजह से ग्रसित हैं, जिसमें सिर्फ 70% लोग ही एक्टिव धूम्रपान कर रहे हैं। जो 10% लोग जिनको ये फेफड़े की और जो बीमारियां हैं वो जो आपने बताया कि जो पास पड़ोस में उनके बच्चे रह रहे हैं, माहौल ऐसा है, जो धुआं उसका वो इंते हैं सांस के रग में, जिसको कि हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उसकी वजह से 10% लोग जो हैं आज समाज में हमारे इस तरीके की तंबाकू की वजह से सिगरेट ना पीते हुए भी उन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है अब कि पहले ये कहा जाता था कि जो तंबाकू का सेवन करता है वो कैंसर को पाल लेता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इसके अलावा भी जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे आँख की, कान की, फेफड़े की, ये भी सब बीमारियां जो है व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो क्या ये सही है कि तंबाकू सेवन का जो प्रभाव है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है? देखिए ये तो आज से नहीं है, ये तो पहले से ही था कि तंबाकू खाली कैंसर ही पैदा नहीं करती, तंबाकू से फेफड़ा आपका कमजोर होता है, फेफड़े की बीमारियां पैदा होती हैं, खाने की नली में जहाँ ये धुआं जाता है इसके 2-3 प्रभाव हैं। एक तो ये जो केमिकल निकलते हैं, धूम्रपान करने के बाद करीब 7,000 तरीके के केमिकल निकलते हैं, जिसमें से 69 लगभग 70 केमिकल ऐसे हैं जो कि कैंसर कारक हैं। इसके अलावा 7,000 में 4,000 केमिकल ऐसे हैं जो विभिन्न तरीके की बीमारियों के कारक हैं। और ये बीमारियां जहाँ ये तंबाकू पहुंचती है, सीधे पहुंचती है तो फेफड़े में करती है, और अगर मुंह के अंदर और खाने की नली में पहुंचती है, लग रही है, तो ये कैंसर बना रही है। और इसके अलावा जो हार्ट की बीमारियां हैं, महिलाओं में यहाँ तक कि गर्भपात भी बहुत कॉमन है जो और महिलाएं सिगरेट पीती हैं। नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि महिलाओं में भी गर्भपात, लेकिन क्या महिलाओं में भी सांस की बीमारी भी बढ़ती है और दिल की बीमारी भी बढ़ रही है? कम में सब, ये मैंने बताया ना कि दिल तो एक ही सा होता है महिलाओं में भी और आदमियों में भी। तो जो जिस तरीके का असर आदमियों के दिल में करती है ये तंबाकू, वही महिलाओं के दिल में भी करती है। तो इसलिए तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, अब जैसे कि लोग सिगरेट पहले आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, अब क्या है, अब मैं ये देखा गया है कि मैं आपको नया फैक्ट बताऊं कि अब ये जो सरकार ने नया कंसेप्ट डाल दिया है कि मॉल्स में शराब की दुकानें खोल दी हैं, और जो अच्छी दुकानें हैं, तो अब ये हमने पाया है वहां उनसे सर्वे करने पे कि मॉल्स में जितनी शराब की दुकानें खुली हैं उन शराब की दुकानों में महिलाओं द्वारा शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है। मतलब
जो महिलाएं कॉमन खुली बाजार से शराब नहीं पी ले सकती थी या लेने में उनको हिचक होती थी, अब माल में अकेले में जाके उनको चीज आसानी से उपलब्ध होती है और वो आसानी से उसका सेवन करना आसान हो गया है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये समाज में जो जिस तरीके के चेंजेस आए जा रहे हैं, वो सब चीजें ये तंबाकू को या अन्य ऐसी चीजें लत वाली चीजों को बढ़ावा कर रहे हैं, दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये भी बताया था कि जो कोरोना के बाद या उसके पहले तंबाकू सेवन लोग करते थे, उनको जो विभिन्न बीमारियां होती हैं, उनके इलाज में कहीं ज़्यादा 3 गुना खर्च आता है जितना हमको तंबाकू से राजस्व मिलने में आता है। अगर ऐसी बात है तो ये सरकार फिर इस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगा देती है? देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बस आदमी को भी और सरकार को भी ये लगता है कि ये चीज सीधे पैसा हमको मिल रहा है। अस्पताल तो खोल रही है सरकार, लेकिन अस्पताल में जो बीमारियां हो रही हैं उनकी प्रतिशतता कितनी बढ़ रही है, ये हम आंकड़े हर वर्ष उनको सरकार को प्रेषित करते हैं किसी न किसी रूप में कि देखिए, आपको अगर 400,000 करोड़ का राजस्व मिल रहा है अगर तंबाकू के उत्पादन से, तो आप कम से कम 5,000 करोड़ का राजस्व खर्च भी कर रहे हैं, जो तंबाकू से विभिन्न बीमारियां हो रही हैं अस्पतालों के रूप में और तमाम दवाइयों को मुहैया करवाने में। बहुत जो साधन हैं लेकिन वो सामने नजर नहीं आते। सामने जो नजर ये आता है कि हाँ, सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है तो आदमी उसी तरफ ध्यान ज्यादा देता है। जो इनडायरेक्ट रूप में सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो उसी तरफ सरकार का ध्यान भी बहुत कम जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी कि गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसमें कुछ प्रतिबंध लगाया भी गया, लेकिन फिर अब गुटखा में तंबाकू और मसाले को अलग कर दिया गया। शायद इसकी भी याचिका दायर की गई है। क्या हो रहा है इसमें? देखिए, ऐसा है, ये तो समाज में कानून बनते हैं, कानून बाद में बनते हैं और उसका तोड़ पहले निकाल लिया जाता है जी। तो ये जो आपने बताया कि गुटखा जो पहले तंबाकू और मसाले के साथ साथ एक साथ जो मिलता था गुटखे के रूप में, जब हमारी याचिका के बाद उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया कि ये कोई भी चीज तंबाकू मिला के नहीं बेची जा सकती, तो उन्होंने बड़कू के संग में एक छुटकू का पाउच भी निकाल दिया और वो बाजार में धैर्य से बिक रहा है और सरकार अब जो सरकार का फैसला है वो भी मान्य हो रहा है। लेकिन देखिए, हमने इसके बावजूद भी हार अभी नहीं मानी है, क्योंकि ये एक जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है वो बहुत आसानी से आदमी उसका उपयोग करने लगता है और उससे जो नुकसान हो रहा है, आज हमारी नवयुवा पीढ़ी जो है वो पान मसाला और गुटखा खा के इतनी खराब हो गई है कि आज हम 25 साल के बच्चों के मुंह में कैंसर पाते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। जब आज से 40 साल पहले हमने जब डेंटिस्ट्री ज्वाइन की थी, तब ये बीमारी लगभग 50 साल के व्यक्तियों में पाई जाती थी। आज अब ये 40 साल के अंदर ये 20 साल और 26 साल के नवयुवकों में पाई जाने लगी है और इसकी जो प्रतिशतता है बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि बाजार में बहुत आसानी से मसाला उपलब्ध है। हर सरकार ने कई बार इस पे बंदिश भी की, कई सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने इस पे बंदिश भी लगाई, लेकिन कोई बहुत हम नहीं समझते कि उसमें कोई सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई है और उसकी वजह यही है कि आदमी कहीं ना कहीं लचर कानून की वजह से उसका तोड़ निकाल के उसको धज्जियां उड़ा रहा है सारी कानून की। डॉक्टर साहब, ये बहुत से लोग ये संकल्प भी करते हैं, इस बार की थीम भी है कि छोड़ने का संकल्पित होना। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि हमको छोड़ना है ये सिगरेट, तंबाकू, तो वो कहते हैं कि कभी कभी वो सौंफ खाते हैं, कभी मिश्री खाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। क्या करना चाहिए, कैसे छूट सकता है, जरा ये भी तो आप बताइए जनता को। देखिए, कोई भी चीज है, किसी चीज की आदत को छोड़ने के लिए जब तक खुद में अपने आत्मबल, आत्मशक्ति नहीं पैदा करेंगे, तब तक कोई भी चीज छूट नहीं सकती। क्योंकि ये कोई भी चीज है,
जैसे शुरुआत आपने यार दोस्तों संग बैठ के गुटखा भाई बैठा हुआ खा रहा है, यार दो सुपारी हमें भी दे देना। तो वो 2 सुपारी से शुरुआत होते होते वो फिर 10 पुड़ियां और 20 पुड़ियां रोज पे आदमी की आती जाती हैं, और वही संगत में जब आदमी बैठता है तो वो उसको बहुत आसानी से प्रसार प्रसार होता है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों में आदमी, खासतौर से मैंने तो पाया है कि जिन्होंने 6-6 महीने तक मसाला और पान ये गुटखा छोड़ दिया, लेकिन 6 महीने बाद फिर शुरू कर दिया। उनसे जब हम पूछते हैं कि भाई क्यों शुरू कर दिया, बोले डॉक्टर साहब क्या बताएं, हमने तो 6 महीने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो कल वहाँ उनके यहाँ गए पार्टी में, वहाँ उन्होंने कहा यार थोड़ा सा खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से जब शुरू किया तो डॉक्टर वो फिर से आदत बन गई। तो इस तरीके से 2-3 चीजों का तो बहुत ख्याल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आत्मशक्ति, आत्मबल की बहुत जरूरत है। दृढ़ निश्चय जिसको कहना पड़ता है वो करना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको इसकी लत, जब वो लगे, लत लगे आदत मसाला खाने की, तो थोड़ा सा आप पानी पीजिए। और सबसे अच्छी चीज है कि अपने पास गरी और सौंफ 2 चीजें मिला के रखिए और उसको थोड़ा सा खाइए। तो थोड़ा सा आदत, ये शुरुआत में ही आपको 15-20 दिन आपको दिक्कत होती है, जिसको हम विड्राल सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कोई भी चीजें हम अगर ले रहे हैं सालों से और उसको जब अचानक हमें छोड़ना पड़ता है तो अचानक शरीर में उसकी कमी महसूस होने लगती है। उसकी वजह से आदमी के काम करने में मन नहीं लगना, इरिटेशन और चित्त नहीं लगना और तमाम सी बातें होती हैं, और आदमी फिर उसी को पूरा करने के लिए चलो यार छोड़ो ये तो हमारा काम नहीं हो रहा, फिर शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ में आपको शुरुआत में 15-20 दिन आपको अपने को बड़ा मजबूत बना के रखना पड़ता है, और जब एक बार इसको छोड़ देंगे तब आप सोचते हैं कि देखिए हमें खाली शारीरिक तौर पे ही नहीं फायदा हो रहा है, हमको आर्थिक रूप में भी बहुत फायदा होता है। जब हम उससे कहते हैं कि आप अंदाज लगाइए कि आप 40 साल से मसाला खा रहे हैं और हिसाब लगाइए तो कम से कम आप 2 मार्ची तो अब तक खा ही गए होंगे, अगर आप उसको आर्थिक रूप से देखें। तो निश्चित तौर पे अगर आदमी को ठीक तरीके से काउंसलिंग की जाए, समझाया जाए, तो उसका असर भी पड़ता है, और वो एक अच्छा अगर कोई मनोचिकित्सक से राय ली जाए तो वो भी ये काम अच्छी तरीके से कर सकता है, और कोई अच्छा जन चिकित्सक भी अगर उसको उसके फायदे नुकसान समझाए तो उससे भी बहुत है। मैंने भी बहुत हजारों लोगों के पान मसाले और गुटखा छुड़ाए हैं सिर्फ बातचीत के माध्यम से, और उनको समझाने से जरूर असर पड़ता है और उनका आत्मबल भी बढ़ता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये भी है कि क्या जब कोई व्यक्ति मसाला छोड़ देता है तो उसके बाद से जो उसकी जो जानलेवा बीमारियां हैं वो भी दूर भाग जाती है? नहीं, देखिए मसाला खाने से बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे कि मसाला खाने वालों में ल्यूकोप्लेकिया और सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो है मुंह की बहुत आम बीमारी है, और इन दोनों बीमारी में लगभग 40% पोटेंशियलिटी होती है इन बीमारियों को कैंसर में बदलने में। अगर इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर जैसे वो किसी दंत परीक्षण के दंत चिकित्सक के पास जाएं, अपना दंत परीक्षण करवाएं, तो उस स्टेज पे ही अगर उनको उसके फायदे नुकसान समझाए जाएं और बताया जाए कि आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको रोक दिया जाए, तो उसको वहीं से कैंसर से बचाया जा सकता है। और ये निश्चित तौर पे आदमी बहुत कम शुरुआती स्टेज में एक किसी दंत चिकित्सक के पास जाता है। इवन देन कि मैंने देखा है कि उनका मुंह फूलना भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है फाइब्रोसिस की वजह से। वो लेकिन इसी लत की वजह से नहीं जाते कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मना करेगा कि भाई नहीं ये मसाला बंद कर दीजिए। और वही बात है जैसे शराब पीने वाले से कहिए कि आप शराब पीजिए, क्योंकि लत इतनी जबरदस्त लग जाती है कि उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, और वो छोड़ने के लिए जैसा मैंने बताया कि बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब एक भी धारणा है लोगों में कि देखिए मैं तो 30 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, 30 साल से मसाला खा रहा हूँ, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लोग भी उपदेश देते रहते हैं और लोग उनकी सीख ले लेते हैं। देखिए ये तो सब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब तक आदमी फंसता नहीं है तब तक वो समझता है कि मैं राजा हूँ, और जब वो फंसता है तब उसको समझ में आता है। देखिए इवन हम आज कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हम कोरोना से बचाव करके बचेंगे, तो लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि 60% है हमारे वैक्सीन से बचने की। आप इसीलिए देखिए जिन जिन लोगों ने 2 डोज लगवाई वैक्सीन की, उसके बावजूद भी उनमें कोरोना हुआ और वो
बच नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हर चीज में थोड़ी सी कोई 100% हर चीज नहीं होती कि आज आपने मसाला खाना शुरू किया तो कल निश्चित तौर पे आपके मुंह का कैंसर बन ही जाएगा। इसके अलावा शरीर में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो सहायक होती हैं इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि मेरे को नहीं कैंसर में हुआ है मसाला खाने से तो आपको भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा बात ये करना चाहते हैं कि कोरोना काल में आप जैसे डॉक्टरों को इलाज करने में या अन्य प्रकार से क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने उनका मुकाबला किया, जरा हमको ये भी तो बताइए। नहीं देखिए, ये तो बहुत ही एक सामान्य सी बात है कि हमें कोई बहुत खास चैलेंज तो आया, लेकिन उस चैलेंज को हमने बहुत ही सामान्य रूप में किया। हमने मरीजों को एक तो जैसे कि आते थे आप बिना अपॉइंटमेंट के, हमने मरीजों को नहीं देखा, अपॉइंटमेंट के संग मरीजों को देखा। और मरीजों को भी हमने जब देखा है, क्योंकि दंत चिकित्सक सबसे ज्यादा दंत चिकित्सक और नाक कान गले के डॉक्टर दो ऐसे डॉक्टर हैं जिनको बहुत मरीज के करीब से देखना पड़ता है, और ये दोनों डॉक्टर बहुत ही आसानी से एक दूसरे को कोरोना ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा हिदायत रखनी पड़ी मरीजों के लिए भी। मरीजों के लिए हमने खास तरीके की ड्रेसेस बनवाई, और उस ड्रेसेस को पहनने के बाद ही हमने मरीजों को अपने चेंबर में देखा और एक आवश्यक दूरी बनाते हुए उनका परीक्षण किया। और ऐसे कार्य हमने कदापि इन कोरोना पीरियड में नहीं किए जिसमें कि एयरसॉल उत्पन्न होते थे। एयर कंडीशंस को हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एयर कंडीशंस की वजह से भी वातावरण में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता है। और ऐसे मशीनों का हमने बिल्कुल उपयोग बंद कर दिया जिनसे कि एयरसॉल डेवलप होते थे और जो कोरोना को बढ़ाने में सहायक होते थे। डॉक्टर साहब, इस समय सरकार नाना प्रकार के कदम उठा रही है कोरोना से जंग के लिए। अब तो अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा आपसे कहना कि क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे दौर में, आपका भी कोई सुझाव है? देखिए, सरकार तो भरसक अपनी कोशिश कर रही है और वो करती है, लेकिन हम लोगों को भी, एक जनमानस को भी अपना एक दायित्व समझना चाहिए कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। कि अब देखिए, हम आज भी इतना कोरोना भयंकर रूप होने के बाद भी लोग बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? हमें क्यों चालान करने की जरूरत पड़ रही है? भाई, जब आपको पता है कि हमें मास्क पहनना जरूरी है, वो आपके फायदे की चीज है, तो आपको उसको जरूरी थोड़ी कि डंडे मार के ही पहनाया जाए। आपको खुद समझना चाहिए, एक आवश्यक दूरी बना के रखें। ये एक जो विशेष गाइडलाइंस है, और जो इनको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। और सरकार को भी थोड़ा सा इस पे ज्यादा सख्ती उठानी पड़ेगी। जैसे कि अब आज जो दौर आया है जिसमें कोरोना थोड़ा सा थमने लगा है, लेकिन यही दौर में जब लापरवाही किसी तरीके की बढ़ने लगेगी तो फिर यही दूसरी लहर जो है वो तीसरी लहर में बदलने लगती है। तो हमारी जनमानस से यही प्रार्थना होगी कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए, दूसरों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपस में 2 गज की दूरी बना के रखें और 2 मास्क पहन के रहें। मैं तो यही राय दूंगा कि 2 मास्क पहन के रहें। सड़क पे जब भी बाहर निकलें, घर से जो बाहर तो जब भी निकलें जब कोई बहुत आपके आवश्यक कार्य हो, और बिना आवश्यक कार्य लोगों से ना मिलें। और जरूरत हो, जैसे आज हम फोन आपस में जो वार्ता भी कर रहे हैं वो जूम के माध्यम से कर रहे हैं, इसी तरीके से आप फोन का उपयोग ज्यादा करें और मिलन बहुत ही आवश्यक हो तभी आपस में दूसरों से मिलें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि तंबाकू पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? नंबर 1, क्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? नंबर 2, तंबाकू की पैदावार ही बंद करवा देनी चाहिए? या नंबर 3 कि इतना सख्त कानून बना देना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ऐसा करे तो उसके लिए एक सबक हो जाए? और चौथा ये भी है कि जनमानस में कोई जन आंदोलन जो अनवरत और प्रभावी ढंग से हो उसको करना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, ये सब चीजें जैसा आपने कहा
ये होना तो यही चाहिए कि तंबाकू का उपयोग जब ही खत्म होगा हिंदुस्तान से क्या सारे विश्व से, जबकि इसका उत्पादन बंद करना होगा हमें। इससे जो चीजें बन रही हैं उनका उत्पादन पे रोक लगानी होगी, और जब उत्पादन ही नहीं होगा तो आदमी को उपयोग करने के लिए वो चीजें मिलेंगी ही नहीं, तो उसका जो दुष्प्रभाव एक जनमानस में पड़ रहा है तो वो नहीं होगा। तो हम लोगों ने कदम तो उठाती है सरकार, लेकिन वो कदम बहुत ही लचर होते हैं, जिसकी वजह से वो उसका प्रभावी असर जनमानस को नहीं मिलता। क्योंकि ये समस्या हिंदुस्तान की ही नहीं है, सारे विश्व की है। तो स्मोकिंग खाली हिंदुस्तान में ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में पान मसाले का चलन बहुत ज्यादा है, इसलिए मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर सब कुछ देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो पान मसाले को तो तुरंत रोक बंद कर देना चाहिए, और उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रचार प्रसार हर तरीके का रोक लगानी चाहिए उसको। और क्या किसी प्रकार के जन आंदोलन की भी आप आवश्यकता महसूस करते हैं? जन आंदोलन तो जनमानस ही चलाएगा ना जी। अगर जनमानस खुद ही स्वतः ही अपने आप अपने को कंट्रोल कर ले तो वही एक आंदोलन का रूप लेके मानस में सोसाइटी में उसका इतना इफेक्ट आएगा कि जन आंदोलन चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन आंदोलन तो पब्लिक को जागरूक करने के लिए करना पड़ता है, और जब आदमी स्वतः ही जागरूक होने लगेगा तो जन आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टर साहब एक आंकड़ा मैं अभी भी देख रहा था, इसलिए याद आ गया, मैं पूछ लूँ। कहते हैं कि इस समय 27 करोड़ कैंसर के रोगी देश में हैं, जिनमें जो 12 करोड़ है वो आदतन है, वो आदी हो गए हैं, और 13 करोड़ है जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये सही है या मैं ये बताऊं, 27 करोड़ वाला आंकड़ा जो है ये आपको कहीं से गलत मिला है। 27 करोड़ कहीं कैंसर के मरीज नहीं है हमारे देश में जी। ये आपको आंकड़ा जो है ये गलत है। हाँ। गलत है क्योंकि क्योंकि क्या है आंकड़ा वैसे? तंबाकू से हमारे देश में जी करीब तंबाकू से जो 70 से 80 लाख मरीज जो हैं हाँ। वो हमारे फेफड़े से ग्रसित हैं रोग से। जी। तो और तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 करोड़ जो आपने आंकड़ा बताया, तो 30 करोड़ आंकड़ा तो आप 25% देश की पॉपुलेशन हो गई। जी। तो ये कैसे कैंसर से हो सकती है? ये तो आंकड़ा पूर्ण रूप से बिल्कुल गलत है जो आपको पता, बिल्कुल गलत। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? मैं तो यही कहूंगा कि नो टोबैको डे की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम प्रतिदिन नो टोबैको डे की तरह मनाएं। नो टोबैको के जो हमारे दिशा निर्देश हैं वो 31 मई तक ही ना सीमित रहें, और आदमी खुद भी जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करने की कोशिश करे कि ये तंबाकू जानलेवा है। सरकार तो अभी तक से कोशिश कर रही है, सिगरेट के उसने तमाम पोस्टर्स लगा दिए हैं। अब सरकार की ओर से टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट्स भी आने लाते हैं कि देखिए उसका जबड़ा काटना पड़ा, उसको ये स्थिति हुई। लेकिन इस सब का जो प्रभाव तभी हमें पता लगेगा जब जनमानस उसको समझे और उसका प्रचार और प्रसार उसी अनुसार करे कि ये एक जानलेवा तत्व है, इससे जितना भी हम दूर रहें उतना ही अच्छा है और हम अपने को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति दी और आपने बताया कि किस तरीके से तंबाकू का सेवन अब लड़कियों में भी जो है दुष्प्रभाव डालने जा रहा है और किस तरीके से परेशानियां पैदा कर रहा है। ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमें कहाँ ले जाएगा, इसे हम पे और आपको सोचने की ज़रूरत है। तंबाकू का सेवन बंद कीजिए, हर हाल में बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके हित में है। और जो ये नई थीम है कमिट टू क्वाइट कि बिल्कुल हमें छोड़ने के लिए संकल्पित होना है, तो आज ही संकल्प ले लीजिए और तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक आपकी फैमिली